हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। मैं अंकुर शुक्ला और आज का जो करंट जो टॉपिक है एनालिसिस के लिए वो है लंदन होम ऑफ दादा भाई नौरोजी गेट्स ब्लू प्लेक ऑनर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपने जो दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उनका जो साउथ लंदन में जो हाउस था, तो अभी क्या है, उसको ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्होंने तकरीबन अपने 7 से 8 साल अपने जीवन के इस घर में बिताए थे। ठीक है, और वो 19th सेंचुरी के लास्ट में इस घर में रहा करते थे। ठीक है, तो तकरीबन 8 ईयर्स ही वाज लिव्ड हियर, अराउंड 8 ईयर्स। तो उन्होंने अपने जीवन के 8 साल इस घर में बिताए थे। तो अभी क्या है, उसको ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया गया उनके उस घर को। ठीक है, जो ये आपका ब्लू प्लेक ऑनर होता है, इसको इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी, ठीक है, ये एक चैरिटी है, इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी, ठीक है, इसके थ्रू अवार्ड किया जाता है ब्लू प्लेक ऑनर को। और ये किसी न किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, जिनका कोई न कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहता है। तो ये जो ब्लू प्लेक ऑनर है, ये किसी न किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को अवार्ड किया जाता है जिसका कोई न कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा करता है। ठीक है, तो ये एक कोइंसिडेंस है कि जो दादा भाई नौरोजी का जो साउथ लंदन हाउस है, उसको इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया गया है जब हम अपना 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट्स कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली अ कोइंसिडेंस, ठीक है, कि हम अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और दादा भाई नौरोजी के जो साउथ लंदन हाउस है उसको भी ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, अगर हाँ, तो अगर हम इस एड्रेस की बात करें जहाँ पर वो रहा करते थे, साउथ लंदन में जो उनका हाउस है, तो उसका एड्रेस है 72, ठीक है, वाशिंगटन हाउस 72 एनरले पार्क पेंग ब्रूमली। ठीक है, ये उसका एड्रेस है और वो यहाँ पर 1897 में, ठीक है, 1897 में शिफ्ट हुए थे इस हाउस में। ठीक है, अगर हम उसके जो वहाँ पे जो प्लेक लगा हुआ है, ठीक है, उनके हाउस के बाहर जो एक प्लेक लगाया गया है, अगर उसको हम लोग रीड करें तो वहाँ पर लिखा लिखा उस प्लेक में लिखा गया है, दादा भाई नौरोजी 1825 1917 इंडियन नेशनलिस्ट एंड एमपी लिव्ड हियर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 जो कि एक इंडियन नेशनलिस्ट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, ऐसा ऐसा जो उनके घर के बाहर जो प्लेक लगा है उस पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, शायद आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन भी थे। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी थे, ही वाज फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन आल्सो। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में गुजारा था। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के तकरीबन 30 ईयर 3 डिकेट्स, ठीक है, 30 साल लंदन में रह कर के गुजारे थे। ठीक है, ऐसा इंग्लिश है जो चैरिटी है, जो हेरिटेज चैरिटी है, जिसने ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया है, उसने अपने स्टेटमेंट्स में बोला है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1897 में इस हाउस में मूव किए थे, यानी कि जो आपका वाशिंगटन हाउस 72 एनरले पार्क पेंग है, इसमें वो 1897 में रहना उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये वही दौर था जब उनके थॉट्स, जो इंडिया की स्वतंत्रता के लिए जो उनके विचार थे, वो बहुत ही तेज़ी से जोर पकड़ रहे थे। ठीक है, तो ये 1897 का समय वही था जब दादा भाई नौरोजी के जो इंडिया की फ्रीडम को लेकर के जो उनके थॉट्स थे, ठीक है, जो उनके विचार थे, जो उन्होंने थ्योरीज़ वगैरह दी थी, वो बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़े हुए थे। ठीक है, और उसी टाइम 1897 में उन्होंने इस हाउस में रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर हम इस हाउस में रहते हुए, ठीक है, जिसको ये ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया गया, अगर इस हाउस में रहते हुए हम दादा भाई नौरोजी के कार्य की समीक्षा करें, तो उनका मोस्ट ऑफ द जो टाइम बीता था वो बीता था बेलवी कमीशन में। ठीक है, ये बेलवी कमीशन क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन था और ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, जो ब्रिटिश लोगों का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो था इंडिया में, ठीक है,
उसकी इंक्वायरी के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इस कमीशंस के मेंबर थे। ठीक है, और 1901 में, ठीक है, 1901 में जब दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन से रिलेटेड जो उनकी थ्योरी थी, ठीक है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड जो उनकी थ्योरी थी, जिसका नाम था पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो 1901 में पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, 1901 में पब्लिश्ड की गई थी, तब वो इसी हाउस में ही रहा करते थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो जो वाशिंगटन हाउस, ठीक है, जो वाशिंगटन हाउस है जिसको ब्लू प्लेक ऑनर से सम्मानित किया गया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर की तरह फंक्शन किया करता था फॉर ऑल इंडियंस। ठीक है, जब भी कोई प्रोमिनेंट इंडियंस लंदन जाया करता था तो वो इस हाउस में एज ए गेस्ट क्या करता था, ठहरा करता था। ठीक है, या फिर वहाँ पर जो लंदन में जो इंडियंस वगैरह रहा करते थे उनकी मीटिंग्स को या उनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए ये जो उनका दादा भाई नौरोजी का ये हाउस था, ये वाशिंगटन हाउस था, ये एज ए सेंटर वर्क किया करता था। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो ब्रिटेन में या लंदन में इंडिया के इशूज़ को लेकर के जो मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराई जाती थी उसके लिए एज ए सेंटर फंक्शन किया करता था। ठीक है, और जो आपके जो प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, ये आपके प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट थे रोमेश चंद्र दत्त और सिस्टर निवेदिता। ठीक है, ये भी एज ए गेस्ट इस हाउस में रुके थे। ठीक है, तो जो आपके रोमेश चंद्र दत्त और सिस्टर निवेदिता जो कि इंडियन नेशनलिस्ट थे, जब ये लंदन गए थे तब ये दादा भाई नौरोजी का जो वाशिंगटन हाउस है वहाँ पर ये एज ए गेस्ट ठहरे हुए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यहाँ पर तकरीबन 1904 से 1905 तक रहे थे। ठीक है, 1897 में उन्होंने इस हाउस में रहना स्टार्ट किया था और तकरीबन वो 1904 से 1905 तक इस हाउस में रहा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने तकरीबन 7-8 साल इस हाउस में गुजारे। ठीक है, ऐसा इंग्लिश हेरिटेज के रिकॉर्ड से, ठीक है, उनके स्टेटमेंट से पता चल रहा है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक पारसी थे। ठीक है, बाय रिलीजन ही वाज ए पारसी। ठीक है, ही वाज ए पारसी नेशनलिस्ट। ठीक है, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेशनलिस्ट थे। ठीक है, साथ ही साथ में वो क्या थे, इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, बहुत ही बौद्धिक जो फोर्स है, जो बौद्धिक अग्रणी लोग हैं उनमें उनका कंसीडरेशन होता था। और दादा भाई नौरोजी सिर्फ इंडिया में ही नहीं जो उनका पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल जो उनका इफ़ेक्ट था वो ब्रिटेन में भी फील हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटेन के लोग भी उनको एज ए इंटेलेक्चुअल कंसीडर किया करते थे। ठीक है, और एज ए इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन कंसीडर किया करते थे। जो दादा भाई नौरोजी का जो मेन वर्क है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, वो जाना जाता है उन्हें ड्रेन ऑफ थ्योरी के लिए। ठीक है, जो उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिया का जो पैसा है वो ब्रिटेन में किस तरह से पहुंच रहा है। ठीक है, इस सारी थ्योरी को जब उन्होंने दिया था वो ड्रेन थ्योरी को बोलते हैं उसको। तो यही उनका इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, जो ड्रेन थ्योरी है ये उनका सबसे प्रोमिनेंट वर्क है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो फॉरेन ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है, उस पे कैसे इंडिया का जो पे हो रहा है। ठीक है, इंडिया जो पे कर रही है फॉरेन ब्यूरोक्रेसी के लिए, उसके थ्रू कैसे जो इंडिया का सारा पैसा है वो कैसे ब्रिटेन में पहुंच रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई उन्होंने जो ड्रेन थ्योरी दी है वो उनका बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का। तो ये सारा कुछ था जो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो उस टाइम के इंडियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो उस टाइम के इंडियन नेशनलिस्ट थे उनमें क्या था, उनमें अवेयरनेस वगैरह बहुत कम था। ठीक है, वो इकॉनमी को लेकर के बहुत ही कम अवेयर रहते थे। ठीक है,
या फिर किस तरह से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है, इंडिया का जो पैसा है वो किस तरह से विदेशों को जा रहा है या ब्रिटेन में जा रहा है, वो इन सारी चीज़ों को नहीं जानते थे, ठीक है। तो जो दादा भाई नौरोजी ने जब अपनी ये ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड जब थ्योरी दी थी, तो जो उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे उनके लिए एज ए बेस काम किया था, ठीक है। उन्हें इस चीज़ से समझ में आया था, उनकी दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी है उससे उन लोगों को समझ में आ गया था कि हाँ ये बिल्कुल सच है, और इसी तरह से इंडिया का जो सारा पैसा है वो घूम घूम के ब्रिटेन में पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये उस टाइम जो 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 ड्रेन ऑफ थ्योरी है उसका जो जो मतलब इकॉनमी जो उस टाइम की थी उसको समझने में जो उनकी ड्रेन ऑफ थ्योरी थी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही थी उस टाइम के जो अदर नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है। तो इससे उनको ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था, ठीक है। और ये बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा था, ठीक है। अगर हम दादा भाई नौरोजी का लंदन में रहते, इंग्लैंड में रहते हुए अगर उनका हम बात करेंगे, तो उन्होंने इंग्लैंड के तकरीबन सेवन दौरे किए थे, ठीक है, 7 दौरे किए थे दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के लिए, और उनमें से जो उनके 5 दौरे थे वो लंदन के लिए थे, ठीक है, लंदन के लिए थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश की पार्लियामेंट्स के लिए, जो उनके जनरल इलेक्शन होते हैं ब्रिटिश की पार्लियामेंट्स के लिए, उसके लिए वो लिबरल कैंडिडेट, ठीक है, एज ए लिबरल कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। आपकी जो सेंट्रल लंदन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, हॉलबर्न, ठीक है, सेंट्रल लंदन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी हॉलबर्न, वहाँ से वो 1886 में एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मेंबर मतलब इलेक्शन में खड़े हुए थे, बट वो क्या हुए थे, अनसक्सेसफुल रहे थे, ठीक है, ही वाज डिफीटेड, ठीक है, वो अनसक्सेसफुल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो आपकी हॉलबॉर्न कॉन्स्टिट्यूंसी थी सेंट्रल लंदन में, ये बहुत ही कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, ठीक है, और ही वाज ए मेंबर ऑफ लिबरल कैंडिडेट, ठीक है, ही वाज ए मेंबर ऑफ लिबरल कैंडिडेट, वो लिबरल पार्टी से खड़े हुए थे, लेकिन ये जो आपकी हॉलबॉर्न कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी ये बहुत ही कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद वो फिर से अगेन 1892 के इलेक्शन में दादा भाई नौरोजी अगेन 1892 के इलेक्शन में जो आपका फिन्सबरी है, जो आपका नॉर्थ लंदन में फिन्सबरी है, फिन्सबरी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से एज ए लिबरल कैंडिडेट्स खड़े हुए और वो इलेक्शन को जीत गए थे, ठीक है, वो इलेक्शन को जीत गए थे। सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर हु वाज आल्सो ए ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, वो इंडिया के पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के मेंबर भी रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है। तो ओके, थैंक यू।